बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। जनाब हमारे आज के मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब डॉक्टर ज़फ़र बांगे साहब। बांगे साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम सर। Assalamu alaikum, Haider. My salams to you and to your viewers. वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। ऐ मेरे रब मेरे लिए मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरे काम को आसान बना दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन बहुत शुक्रिया मेरा प्रोग्राम देखने का। पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज़्म बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं। प्लीज़ इसको जाते रहिएगा और मेरे पेट्रन्स का जो कि हमें सपोर्ट करते हैं, और अगर कोई नए आने वाले आना चाहते हैं तो प्लीज़ आइएगा। डॉक्टर साहब बहुत 3 बड़ी-बड़ी खबरें हैं। एक तो ख़ैर फैज़ाबाद के केस की पहली हियरिंग हुई, वो तो मैं करूँगा। मेरी नज़र में जो ज़्यादा बड़ी खबर है वो कड़क में बहुत ज़बरदस्त एक जलसा हुआ है पीटीआई का। लोग कहते हैं शायद लाख से ज़्यादा लोग भी आए हैं। भरी हुई थी सड़कें, भरा हुआ था मैदान और वहाँ पे फायरिंग हुई। एक वो उस पे बात करनी। दूसरा फैज़ाबाद केस का जो आज उसकी समाअत हुई। काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने बहुत डाँटा, डपका, बड़ी बड़कें सुनाई दी गईं, उसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरी इमरान खान के साथ उसकी लॉयर्स की ग्रुप की मीटिंग है, उनमें क्या हुआ उसकी थोड़ी बात करेंगे। और बाबर सत्तार साहब ने बहुत एक सख्त बरहमी का इजहार किया है अपने केस में, जिनके और डीसी इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत का केस है। कुछ ये चंद ऐसी बातें हैं और जो ये मूवमेंट अब शुरू हो रही है नौजवानों में, उनके मुतालिक बात करेंगे। तो सर कड़क का जो जलसा है उसके मुतालिक ये क्या आपको बताता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करक देखिए वो इलाका है जहाँ पर जिसके करीब ही अपने शेर अफजल खान मरवत जो है उसी इलाके के लोग रहने वाले हैं। और मुझे खुशी है कि वहाँ पर जलसा हुआ है, और जैसे कि आपने फरमाया बहुत ही बड़ा जलसा था। वहाँ पर फायरिंग भी हुई है, शेलिंग हुई है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि अब वहाँ पर तो कम से कम लोगों में ये जो खौफ और दहशत फैलाई गई है वो निशानियाँ तो अब मिट रही हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये जो है और जगहों पर भी इसी तरीके से लोग निकल कर आएँ, वो खौफ से निकलें, क्योंकि वो अपने हुकूक के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। और जैसा कि हमने हमेशा से कहा है कि वो पुरअमन तरीके से करें। इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस और ये बाकी जो फोर्सेस हैं वो उनको प्रोवोक करने की कोशिश करेंगे, उन पर शेलिंग करेंगे, लाठी चार्ज करेंगे। खुदा ना करे, हो सकता है कि कुछ बेचारे शहीद भी हो जाएं, लेकिन ये कि लोगों को पुरअमन रहना चाहिए ताकि वो ये जो एक्सप्लॉयटेटिव फोर्सेस हैं वो उनके पुरअमन तहरीक को डाइवर्ट ना कर सकें और उन पर इल्ज़ाम ना लगा सकें कि जी ये तो लोग तोड़-फोड़ कर रहे हैं, दहशतगर्दी में मुलविस हैं। इस किस्म की कोई भी चीज़ उन्हें नहीं करनी चाहिए, बल्कि वो पुरअमन रहें, मुश्तइल ना हों। और लेकिन ये कि ये जो अब जैसे कहते हैं ना कि समबडी हैज़ कास्ट द फर्स्ट स्टोन, तो करक के अवाम ने अब ये दिखा दिया है, जैसे कि खबरें आ रही हैं कि जी 1 लाख से ज़्यादा लोग निकले हैं। तो ये वाक़ई बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि करक का जो इलाका है वहाँ लोग इतने ज़्यादा नहीं हैं, और अगर इतने सारे लोग निकल कर आए हैं तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि वहाँ पर अब वो बेदारी की लहर जो है वो चल पड़ी है। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि यही लहर जो है बाकी मुल्क में भी फैले, क्योंकि लोग अपने हुकूक के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं और उनको अपनी जिद्दोजहद के लिए उठ खड़ा होना चाहिए। बिस्मिल्लाह जी, बिल्कुल सही है। और ये जो कहते हैं कि जी लाख से ज़्यादा है, ऑब्वियसली लोग जो है थोड़ा एग्ज़ैजरेट करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ जी 50,000 भी लोग अगर निकल आए, ये भी बहुत बड़ी आपने जो बात की है, बहुत ज़बरदस्त बात की है। अच्छा सर, मैं काज़ी फ़ाइज़ ईसा के केस के जाने से पहले ना मैं इमरान के साथ जो मीटिंग हुई है उनके लॉयर्स की, जिसके अंदर शेर अफजल मरवत, बाबर अवान, सलमान अकरम राजा है। इसकी बैकग्राउंड में जो कि शेर अफजल मरवत और शोएब शाहीन के दरमियान एक बहुत बड़ा तनाज़ा झगड़ा है। शेर अफजल मरवत ने उसको गद्दार कहा है कि ये आदमी पहले से मौजूद नहीं था, कभी पार्टी में इसका नामो निशान नहीं था, ना इंसाफ फोरम में था, ये लीगल फोरम में, ना ये पार्टी का हिस्सा था। एकदम नमूदार हुआ अप्रैल 2022 के साथ, जिस तरह इसको एक मोल के तौर पर इंसर्ट कर दिया गया। इसी वाहिद आदमी को इजाज़त दी जाती है कि नेशनल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और दबा के गालियां देता है, और इसको ना कोई उठाता है ना कोई इसको रोकता है। तो उन्होंने कहा कि जी मुझे बिल्कुल खुली इजाज़त दी है इमरान साहब ने
اور کہا ہے کہ جی آپ بالکل اسی طرح میری نمائندگی کرتے رہے. عمران نے ایک بہت زبردست اور بات کی عمران صاحب, انہوں نے کہا کہ جی مجھے بزدلوں سے جو ہے نا میرا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر پارٹی کے اندر لوگ جو ہیں جس طرح کی یہ بزدلی دکھا رہے ہیں تو میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں. اس میٹنگ کے متعلق اور یہ شیر افضل مروت کا جو بیان بعد میں ہے, اس کے متعلق آپ کی کیا رائے؟ جی ہمیں ایگزیکٹ تو ڈیٹیلز معلوم نہیں ہے کہ اس میٹنگ میں کیا کچھ ڈسکس ہوا، لیکن جو اطلاعات شیر افضل خان مروت کے تھرو پہنچی ہیں تو وہ تو ایک ایسا شخص ہے جو نڈر ہے، جو تحریک انصاف کا ممبر رہا ہے وہ، اور یہ کہ اس کے اوپر بھی یعنی مختلف قسم کا پریشر ڈالا گیا ہے، لیکن وہ ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے. اس کی وہ جو پچھلے سیٹرڈے کو جو کانفرنس ہوئی تھی ناؤ اور نیور کے حوالے سے، اس نے جو تقریر کی تھی بہت ہی دبنگ تقریر کی تھی، بڑی دلیرانہ. یعنی وہ واقعی وہ بندہ جو ہے اپنے نام کے لیے بالکل موضوع ہے، اس کا نام بھی شیر ہے اور وہ شیروں جیسی باتیں کرتا ہے. اور بائی دا وے سر، یہ جتنے کیسوں کی پیروی کر رہے ہیں نا، یہ کوئی پیسے نہیں لے. ریئلی دس از انکریڈیبل. یعنی واقعی دیٹ مینس کہ یہ بندہ جو ہے بہت کمیٹیڈ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اور استقامت دے. اس کے حوالے سے میں ایک لارجر کانٹیکسٹ میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انفارچونیٹلی پی ٹی آئی میں ابھی بھی بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اپرچونسٹس ہیں، وہ بزدل ہیں. وہ بس جس طرف جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا اونٹ جس کروٹ بیٹھتا ہے تو وہ بھی اسی کروٹ بیٹھتے ہیں. وہ they are not sort of with anybody. وہ اپنے ہی مفاد کے لیے ہیں. تو اس پر ظاہر ہے کہ عمران خان کو خاصی توجہ دینی پڑے گی، کیونکہ اس پارٹی میں کافی جو ہے نا صفائی کی ضرورت ہے. اور ان کو ابھی یہ جو جن مشکلات سے وہ گزر رہا ہے عمران، اور جب وہ انشاءاللہ باہر آئے گا، اور اللہ کرے کہ جلد وہ واپس باہر آئے، تو وہ اس کو اس بات پر خاص توجہ دینی پڑے گی. اور اس سے یہ بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی تحریک انصاف کے اندر خود بھی بہت سارا کام باقی ہے. اور ہوتا یوں ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک وہ محاورہ ہے نا کہ جی when the going gets tough, the tough get going. تو دیٹ مینس کہ اس جو ٹریجڈی اور جو پریشر پی ٹی آئی پر پڑا ہے، تو اس نے جو ہے نا جو ٹرولی کمیٹڈ ہیں ان کو واضح کر دیا ہے، اور جو اپرچونسٹ ہیں یا لیوک وارم قسم کے ہیں ان کو بھی واضح کر دیا ہے. تو یہ ایک پروسیس ہے جس سے ان کو گزرنا پڑے گا. اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کا جو نوجوان طبقہ ہے، ان کو اب مجھے امید ہے کہ عمران خان انہیں مواقع دیں گے. حالانکہ نوجوانوں میں جوش و خروش زیادہ ہوتا ہے، جذبہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ اگر ساری چیزوں کو صحیح طریقے سے نہ بھی دیکھ سکیں، لیکن ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے تاکہ وہ اس تحریک کو آگے بڑھائیں. یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ورنہ یہ کہ اندرونی طور پر انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کو بہت نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. یہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، اس لیے کہ جو پی ٹی آئی کا ریفارم ہے، ایک آرگنائزڈ پارٹی بن کے نکلے، وہ بہت ضروری ہے. ورنہ وہی ہوگا کہ جس کا یہ رسائی عمران کے پاس پہنچ گئی، وہ اپنے نام خط نکلوا لیتا ہے، اپوائنٹمنٹ لے لیتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے. تو کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ پیچھے رہتے ہیں، چونکہ وہ آگے نہیں آتے، وہ ان کو اس قسم کی چاپلوسی کرنی نہیں آتی. تو یہ اس میں عمران کی بھی کمزوری ہے، اور اس میں پارٹی کے انتظامی ڈھانچے کی بھی کمزوری ہے کہ وہ اس کو نہیں کر سکے. اور اگر یہ نہیں کیا تو یہ پرابلم ان کو بار بار آئے گی، اور گیدڑ اور یہ گدھ جو ہیں اور یہ ان کے ارد گرد آتے رہیں گے اگر عمران نے یہ ایک ری آرگنائزیشن پارٹی کی نہیں کی، ایک پروفیشنل طریقے سے، کہ پارٹی کی سیاسی ڈھانچہ علیحدہ ہو، پارٹی کا ایڈمنسٹریٹو ڈھانچہ علیحدہ ہو. چونکہ ایڈمنسٹریٹو ڈھانچہ ہے پارٹی کو چلائے، اور سیاسی ڈھانچہ ہے وہ سیاست کرے. یہ دنیا جہان میں ساری پارٹیاں، آپ کینیڈا میں دیکھ لیں، امریکہ میں دیکھ لیں، انگلینڈ میں دیکھ لیں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، سب جگہ ہر سیاسی پارٹی میں دو ڈھانچے ہوتے ہیں، ایک اس کا انتظامی ڈھانچہ، ایک اس کا سیاسی ڈھانچہ. تو یہ ان کو کرنا پڑے گا. بڑی اچھی بات آپ نے کی. سر یہ آگے چلتے ہیں، یہ جو فیض آباد کا کیس ہوا، مجھے تو یہ وہ لگتا ہے کہ جی وہ سانپ چلا گیا پیچھے سے لاٹیاں مار رہے. 6 سال ہو گئے اس کیس کو.
काई साहब ने बड़ी बड़के मारी, बड़ी छलांगे मारी, बड़ा इधर क्या तुमने क्यों वापस लिया, तुम ये करते हो, तुम मुक करते हो, तुम्हें किसने हुक्म दिया था दायर करने के लिए, अब किसने हुक्म दिया है निकालने के लिए। ये ऐसे कर रही जैसे फैजाबाद का धरना अभी बाहर हो रहा है और अगर मैंने फैसला नहीं किया तो पाकिस्तान टूट जाएगा। ओए नर के बचे, और तेरे सामने पाकिस्तान की ऐसी की तैसी होगी, इसके आर्मी चीफ ने इसका बेड़ा गर्क कर दिया, पिछले ने बेच दिया, ये बेच रहा है, फौज ने कौम पर कब्जा कर लिया, ऐसे ही लोगों को अगवा करके कत्ल करता है, वो तुझे नजर नहीं आ रहा। तुझे 6 साल 7 साल पुराना आईनी एक जो कि जी आप अपनी पिटिशन क्यों वापस ले, मुझे ये बताएं। और 1 महीने बाद अब कर दिया कि जी 1 महीने बाद मुझे ला के बताएं कि जी ये आप लोग क्यों वापस ले। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस गाय? एक्चुअली देखिए ना, ये अगर उनको इतना ही शौक है इस केस के हवाले से, तो ये केस जो है इस वक्त की तो टॉप प्रायोरिटी नहीं है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की तो प्रायोरिटीज बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं इस वक्त, और इस वक्त जो हालात हैं उन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। मसलन आइन की किस तरीके से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, कानून का किसी को पास नहीं है, हर किस्म की जो है ना भोंडी हरकतें इस्तेमाल हो रही हैं, इमरान खान पर बेतहाशा केसेस किए गए हैं। इन चीज़ों का नोटिस लेना चाहिए, ये मालूम करना चाहिए चीफ जस्टिस काजी ईसा फायज ईसा साहब को कि देखिए इस वक्त जो है मुल्क को मुकम्मल तौर पर यरगमाल बनाया हुआ है। मुख्तलिफ जो इदारे हैं उन पर फौज ने मुकम्मल तौर पर कब्जा किया हुआ है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या फौज का ये आईनी किरदार है या नहीं है। ये इन इन चीज़ों को क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि आप एक 6 साल पुराने केस को लेकर वो लाठी लेकर आप उसी मरे हुए सांप को पीटते रहें। उससे तो इस सांप भी नहीं है सर, सांप चला गया, उसकी लकीर रह गई। उसकी दुम भी गायब हो गई। तो बात यह है कि ठीक है, अगर आपने उस मामले को टेकअप करना है तो ठीक है, उसको इस वक्त नहीं किसी और मौके पर, जबकि ये जो मौजूदा हालात हैं इनको निमट लें। इस वक्त मुल्क को जो मुश्किलात दरपेश हैं उनकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। मुल्क का दिवाला हो गया है, सियासी तौर पर बिल्कुल अफरा तफरी है, माशी हालत लोगों की बुरी हो गई है। 9 करोड़ लोग जो हैं गुर्बत की जिंदगी बसर कर रहे हैं, साढ़े और नौ करोड़ ये जो है इन हालात पर, इस नहज पर हमें कौन लेके आया है? ये सवाल हैं, बुनियादी सवाल हैं जो कि चीफ जस्टिस साहब को टेकअप करने चाहिए ताकि इस मुल्क को सही डायरेक्शन में लेके जा सकें। इसकी तरफ तो कोई खास तवज्जो दे नहीं रहे, और जनाब पुराने केसेस को उठाकर इतने सीख पा हो रहे हैं। अल्लाह ताला उनको इस्तिकामत दे कि वो सही काम कर सकें, इस मुल्क की कुछ खिदमत कर सकें। उनके पास तकरीबन कोई 11-12 महीने हैं, देखिए कि वो क्या रंग खोलते हैं, खेलते हैं, सर। क्या करते हैं। मुझे मुझे एक लॉयर ने कहा कि मेहदी साहब आप बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं काजी फाइज ईसा के लिए, आप उनको थोड़ा टाइम दें। मैंने कहा ये वही आप उसी किस्म की बातें कर रहे हैं जो मेरे फौजी जो दोस्त कहते थे कि जब आसिम मुनीर आया था ना, ओ यार मेहदी इसको थोड़ा टाइम दे, ये बिल्कुल ठीक कर देगा हर चीज। मैं कहा वो भी बड़ा अव्वल नंबर का फ्रॉड भेड़िया निकला, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, कत्ल गारत का जिम्मेदार वो है, और ये तुम इस बंदे को रोक रहे। मैंने कहा बात सुनो, आसिम मुनीर के केस की। मैंने कहा आसिम मुनीर के खिलाफ केस आया है, पिटीशन फाइल हुई है, और बड़ी अच्छी पिटीशन है। वो कह रहे कि जी पाकिस्तान में एनार्की है, कानून और आइन की कोई बालादस्ती नहीं है, हमें बताया जाए कि ये क्यों हो रहा है। और उसके अंदर उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को पिटीशन उसके खिलाफ की है और आसिम के खिलाफ की है कि बताया जाए कि ये आदमी अपनी जो ओथ इसने लिया, जो कसम खाई थी इसने कि मैं आइन का दिफा करूंगा, पाकिस्तान का दिफा करूंगा, सियासत में हिस्सा नहीं लूंगा, मैं गैर कानूनी ऑर्डर मानूंगा, तो ये तो गैर कानूनी ऑर्डर देता है। हमें बताया जाए कि ये बंदा अपने कसम के दायरे के अंदर रह रहा है कि नहीं रह रहा। मुझे वकास ने कहा कल वीलॉग में कि ये शायद हो सकता है ये नूरा कुश्ती टाइप हो, जिस तरह मौलवी इकबाल हैदर ने केस फाइल किया था बाजवा की एक्सटेंशन के। चले जी हम कहते हैं नूरा कुश्ती है, ये केस उठाएं और पब्लिकली करें और लाइव टेलीकास्ट करें कि हम भी देखें कि काजी फाइज ईसा कितना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट है। मैंने कहा जब तक वो ये नहीं करेगा, इलेक्शन के केसेस नहीं पे बात करेगा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, पाकिस्तान आर्मी एक्ट, इन पर बात नहीं करेगा, मिलिट्री कोर्ट पर बात करेगा, बाकी सब बकवास है, बंदर की छलांगे एक दरख्त से दूसरी दरख्त पर। सर
जी बिल्कुल, देखिए जो बुनियादी बातें हैं ना, उनको तय करना नहायत ज़रूरी है, और उनमें सबसे जो बुनियादी मसला है वो ये है कि आईन के मुताबिक किसी इदारे के या किसी अदारे के सरबराह की क्या हैसियत है, उसकी पोजीशन क्या है, उसका रोल क्या है, वो किस हद तक जा सकता है, किस हद तक नहीं जा सकता। ये बहुत ही बुनियादी मसला है जिस पर चीफ जस्टिस साहब को तवज्जो देनी चाहिए और इस पर नोटिस लेना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ही सबसे बड़ा अल्टीमेट इदारा है जिसने ये फैसला करना है कि अ, आईन के मुताबिक मुल्क को कैसा चलाया जाएगा। और ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि आसिम मुनीर हो या कोई और फौजी हो, वो जब कमीशन लेते हैं वो ओथ लेते हैं, और उस ओथ के तहत वो बरमला ऐलान करते हैं और अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर कि जी हम आईन के मुताबिक काम करेंगे, हम किसी तरह भी सियासत में मुलविस नहीं होंगे, ये वो ओथ लेते हैं। अच्छा, अब अगर वो उस ओथ को वायलेट करते हैं तो कहीं पर तो कोई कानून होना चाहिए, कहीं पर तो कोई इदारा होना चाहिए जो उनकी गिरफ्त करे कि तुमने अपना ओथ तोड़ा है, तुम्हें किसने ये हक दिया है कि तुम सियासत में मुलविस हो। या तो हमें बता दो कि जनाब तुम इतने बड़े सियासतदान हो, इतने अक्लमंद लोग हो कि तुमने मुल्क का बोलबाला कर लिया है, तो भी कोई हम कहते हैं अच्छा भी चलो यार गैर कानूनी तौर पर भी कर रहे हैं लेकिन मुल्क का तो भला हो रहा है। लेकिन ऐसी तो कोई हमें चीज नजर नहीं आती। इन्होंने तो जब जब से पाकिस्तान कायम हुआ है, इन लोगों ने पाकिस्तान में मुदाखलत किया और मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। हर लेवल पर इन्होंने बाकी इदारों को उभरने नहीं दिया है। हर एक चीज पर इन्होंने कब्जा कर लिया है। जुडिशरी को इन्होंने करप्ट किया है, ब्यूरोक्रेसी को इन्होंने करप्ट किया है, सियासतदानों को वही वो खरीद कर इधर उधर करके अपने मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। अब इन 75 सालों में पहली मर्तबा एक सियासतदान उभर कर आया है, इमरान खान, जो चाहता है कि कानून की बालादस्ती हो, अवाम की उमंगों के मुताबिक यहाँ पर हुकूमत कायम हो और पाकिस्तान एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क बनकर उभर कर आए दुनिया में। आई मीन ये कौन सा जुर्म है कि इसके इसके कहने पर उसको जनाब मुख्तलिफ केसेस में उलझा दिया है, उल्टे सीधे उस पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। तो इस वक्त जो है चीफ जस्टिस साहब से हमारी मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप बराए मेहरबानी, आप इस मुल्क के हाईएस्ट जुडिशल ऑफिशियल हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप आईन के मुताबिक उसकी तशरीह करें कि जनाब आईन में किसका क्या क्या रोल है, ताकि हमारे सामने सब कुछ साफ साफ तौर पर वाज़ेह हो जाए। और अगर कोई आईन के खिलाफ हरकतें करता है तो उसकी उसकी फिर रोकथाम कैसे होगी, उसके उसका सद्भाव क्या होगा, ये चीफ जस्टिस पर डिपेंड करता है, वरना उसके अलावा तो कोई इदारा है नहीं। बदकिस्मती से बहुत सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं, उस पर कोई कान ही नहीं धरता। तो मतलब कि जब ये हालत होगी तो इससे मुल्क को बहुत नुकसान होगा और अफरा तफरी फैलेगी और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाएगा। तो हर एक इदारे को, हर एक शख्स को, जिस इदारे का भी हेड हो, उसको अपने दायरे हुदूद में रहकर काम करना होगा। अगर वो उससे ओके। तजाविज़ करता है तो ये आईन की भी खिलाफ वर्जी है, कानून की भी खिलाफ वर्जी है, और इसका सख्ती से सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। अब हमने जी। देखना ये है कि चीफ जस्टिस साहब इसका नोटिस लेते हैं या फिर सिर्फ वो पुराने केसेस पे उलझे रहते हैं। अब ये देखना पड़ेगा हमें कि वो क्या करते हैं। ठीक। बहुत सही आपने फरमाया, और उनके सामने मौजूद केसेज़ हैं जो चले, पिटीशन जो अभी दायर हुई आसिम के खिलाफ और हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ, वो तो अलहदा है। जो केसेज़ ऑलरेडी अंडर हियरिंग है, 90 दिन का इलेक्शन है, मिलिट्री कोर्ट्स का है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का है, पाकिस्तान आर्मी एक्ट की अमेंडमेंट का है, ये सारे केसेज़ इनके सामने हैं, इन्होंने उन पर फैसला करना है। चले देखते हैं कि ये बंदर हैं रहते हैं या ये शेर बनते हैं जंगल के। आगे चलते सर, बाबर सत्तार एक शेर वैसे निकला है, उसने ना तो उड़ा के रख दिया इरफान मेमन को जो डीसी है, और ये वो आदमी है जिसने अरशद शरीफ के खिलाफ सेडिशन के केस फाइल करवाए थे सिटी मजिस्ट्रेट के ओहदे के तहत, जिसकी वजह से उनको बाहर जाना पड़ा था। तो और उन्होंने बड़ा सख्त कार्रवाई की है, डीसी ने अप्रोच किया उनकी फैमिली और दोस्तों के थ्रू कि जी इनसे कहे हाथ हल्का रखे। उन्होंने उनके खिलाफ तौहीन अदालत की केस की समाअत शुरू कर दी अगले हफ्ते से। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस, ये जो हो रहा है दूसरी तरफ? अभी तक हमें जो इत्तलाआत आई हैं, ये जो खबरें आई हैं बाबर सत्तार साहब के हवाले से, उन्होंने तो एक उसूली मौक़िफ़ इख्तियार किया है, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि कम से कम जुडिशरी में कोई तो ऐसा जज मौजूद है जो कि
हक की खातिर खड़ा हो रहा है और वो किसी के प्रेशर में नहीं आ रहा। अल्लाह करे कि वो इस पर साबित कदम रहे, अल्लाह करे कि और भी जजेस इस किस्म के उभर कर आएँ, क्योंकि आखिरकार देखिए ना, अवाम की सारी नज़रें तो अब जुडिशरी पे ही लगी हुई हैं, और तो कोई ऐसा इदारा नहीं है पाकिस्तान में जिसकी तरफ लोग रुजू कर सकें। तो अगर बाबर सत्तार साहब इस मामले में साबित कदम रहते हैं, उन्होंने ये कदम उठाया है, ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है, तो हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह उनको और इस्तिकामत दे और उनको साबित कदम रखे, और वो अवाम की उमंगों के मुताबिक, कानून के मुताबिक, आईन के मुताबिक फैसले करें। ये नहीं कि बिल्कुल किसी को फेवर करें, जो आईन कहता है, जो कानून कहता है, उसके मुताबिक फैसला करें, तो हमें बहुत खुशी होगी, पाकिस्तानी अवाम को बहुत खुशी होगी, और इससे मुल्क का भला होगा। और इस यहाँ पर जो गलत हरकतें जो कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, किसी इदारे के भी हों, उनकी कुछ रोकथाम हो, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक। सर, ये लास्ट सेगमेंट ऑफ द प्रोग्राम पे हम चल रहे हैं। हमें जब कानून नहीं कोई मानता, आइन कोई नहीं मानता, चाहे वो रियासती इदारा हो, उसके पास ताकत है, बंदूक है, लेकिन वो एक अब बदमाश माफिया नुमा इदारा नजर आने लगा है, जैसे कि हमारी पुलिस, रेंजर्स और अफवाज पाकिस्तान एक करप्ट जर्नैलों के तहत। तो क्या फिर जो अवाम है उसके ऊपर ये फिर कानून और आइन पाबंद उसको करेगा कि भाई वो जो मर्जी कर ले, वो कानून को तोड़ ले, आइन को तोड़ ले, बंदूकों से आपको मारें और आप जो है चुप करके बैठे रहें। तो ये जो हमारी यूथ है जो निकलना चाह रही है बाहर, मिलियन मार्च पाकिस्तान के तहत लॉयर्स मूवमेंट के साथ मिलने का एक बहुत बड़ी काविश हो रही है। पीटीआई की लीडरशिप जो है वो तो इसके पीछे नहीं है, वो चुप करके बैठी हुई है, दबकी हुई है। ये मुझे जो दो तजाद चीजें हैं कि जी पुरअमन करें, और दूसरी जगह जो स्टेट है वो बिल्कुल एक वहशी जानवर बन चुका है। हाउ डू यू रिकंसाइल द टू? एक्चुअली देखिए, बात यह है कि स्टेट के पास जो है ना, ऑप्रेसिव इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि अगर सपोज़ लोग तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करेंगे, तो स्टेट अपना जो प्रोपेगेंडा है वो शुरू कर देगा कि जी देखो, ये लोग तो तशद्दुद कर रहे हैं, तोड़-फोड़ कर रहे हैं, और उनको बदनाम करके और उनमें अपने एजेंट्स भी घुसाकर, जैसे कि 9 मई के वाक़ये में हुआ, अवाम ने तो ठीक, कुछ नहीं किया था। ठीक, इन्हीं ठीक। लोगों ने अपने जी, एजेंट प्रोवोकेटर्स को ले जाकर तोड़-फोड़ ठीक। की, आग लगाई। हालाँकि जी, पीटीआई के लीडर्स तो बार-बार कह रहे थे कि जी आप इन चीज़ों को आग ना लगाएँ, ये हमारी कौमी असासा हैं, हमें किसी चीज़ को तबाह नहीं करना है, उससे हमारा ही नुकसान है। तो प्लीज़ आप ऐसी कोई हरकत ना करें, आप पुरअमन एहतजाज करें। तो इसलिए मैं ये अर्ज़ करूँगा कि लोगों को पुरअमन ही रहना चाहिए, हालाँकि उन पर तशद्दुद बहुत ज़्यादा हो रहा है, और जैसे कि हमें मालूम है, तकरीबन 15-20 हज़ार के करीब बेचारे बेगुनाह लोगों को जेलों में ठूँसा सर, हुआ है। मोहित पीरज़ादा मैं तो 4-5 महीने से 30,000 का नंबर देता था, लोग मानते नहीं थे, अब मोहित पीरज़ादा ने भी कह दिया 30,000 है। तो जी। अब बताएँ कि ये जो मुहिम नौजवानों में आ रही है और ये मुलॉयड्स के साथ मिलने का प्लान कर रहे हैं, इसके अंदर आपको कोई जान नज़र आती है? देखिए, लॉयर्स तो जो है ना, वो एक मुनज़्ज़म ग्रुप है, और उन्होंने जो कॉल दी है, मैं समझता हूँ कि ये जो नौजवान हैं, उनको अब लॉयर्स के साथ शाना-बशाना खड़ा होना पड़ेगा। अगर वो बिल्कुल। नहीं खड़े होंगे, तो बदकिस्मती से ये मूवमेंट अब बहुत देर नहीं चल पाएगी, हुँ, हुँ, और वो हुँ, फिज़ल आउट हो जाएगी, और हुँ, उससे फिर और भी ज़्यादा जो है वो अ डिप्रेशन पैदा होगा लोगों हुँ, में हुँ, कि जी हम हुँ, कुछ नहीं कर सकते, हमने तो कोशिश की। इस वक़्त जो है मौका है, इन हुँ, नौजवानों को निकल कर आना चाहिए। मैं फिर अपील करूँगा उनसे कि वो बिल्कुल तशद्दुद का रास्ता इख्तियार ना करें, पुरअमन रहें। ठीक है, उन पर वो जो पुलिस है, रेंजर्स हैं, जो भी कोई हैं, वो तशद्दुद करने की कोशिश करेंगे, वो उनको उकसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन लोगों को उनके ट्रैप में नहीं फँसना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी बिल्कुल। है कि वो पुरअमन रहें, ताकि जो है उनका मौक़िफ़ जो है वो हक़ पर है, और हक़ के लिए जो है ना,
اس طریقے سے ہمیں جدوجہد کرنی پڑے گی تاکہ دوسرے جو غاصب فورسز ہیں ان کو یہ موقع نہ پرووائڈ کیا جائے کہ وہ اس کو ایکسپلائٹ کر سکیں، اپنے ایجنٹس کو اس تحریک میں ڈال کر تو اس کو سیبوٹاج نہ کر سکیں۔ سر اس سے سوال آپ کے لیے نکلتا ہے، آپ بہت زبردست، آپ نے 25-30 سال آپ نے ایکٹیویزم کی ہے، دھرنوں میں گئے، سڑکوں پہ نکلے ہیں، آرگنائز کیا ہے، یو آر نون ایز اے میج، کہ آپ بڑا زبردست تنظیم کرتے ہیں، یہ ساری تنظیم سازی۔ مجھے بتائیں ان لوگوں کو کس قسم کی تنظیم سازی کرنی چاہیے کہ یہ جو آپ نے سارے خطرات بتائے ہیں ان سے یہ بچ سکیں، کہ ان کے اوپر جب حملہ ہو، گولیاں چلیں تو یہ اس سے کیسے اس کا سامنا کریں، ان کے اندر جب لوگ گھستے ہیں 2 نمبری، ان کو کیسے کریں، یہ اپنی سکسیس مطلب کامیابی کو کس طرح بہتر یا یقینی بنا سکتے ہیں؟ جی، میں تو ایکچولی 50 سال سے جو ہے نا یہ 50 آرگنائز سال کرتا رہا ہوں، بلکہ ہاں اسٹوڈنٹ کے زمانے میں بھی جب میں انگلینڈ میں آپ تھا تو جی اس جی زمانے میں بھی میں ریلیز آرگنائز کرتا تھا، ہائیڈ جی پارک میں جا کر جی تقریریں کرتا جی تھا۔ جی 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 خیر جی، آپ کا سوال واقعی بہت اہم سوال ہے اور اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ جو نوجوان ہیں یا جو تحریک میں شامل ہوں گے، ان پر جو تشدد کیا جائے تو اس سے کیسے نمٹا جائے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب بھی اگر ان پر تشدد ہو تو ان کو جو ہے ریٹیلیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تشدد ہو بھی تو ان کو بیٹھ جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، برداشت ہم کر لیں گے، تشدد ہمیں برداشت کرنا پڑے گا کیونکہ یہ اس تحریک کا حصہ ہے۔ اور مجھے قوی امید ہے کہ انہی جو تشدد کرنے والے لوگ ہیں ان میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو دیکھیں گے کہ جی یہ تو ہمیں ریزسٹ نہیں کر رہے تو ہم کیوں ان کو مار رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایران میں جب 1978-79 میں جو تحریک چل رہی تھی تو شاہ کی آرمی جو ہے وہ پرامن جلوس پر گولیاں چلاتی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں کی خواتین کیا کرتی تھیں؟ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر وہ پھول لے کے آتی تھی اور ان سولجرز کے بندوقوں میں وہ پھول ڈالتی تھی، حالانکہ ان کو گولیاں ماری جا رہی ہیں۔ کبھی بھی انہوں نے ریٹیلیٹ نہیں کیا۔ سر لاکھ آدمی بھی مارا گیا، یہ ایگزیکٹلی، بھی ہمیں آخر یاد کار رکھنا یہی چاہیے۔ ہوا کہ وہی سولجر جو ہیں انہوں نے خود ہی ریفیوز کر دیا لوگوں پر گولیاں چلانا۔ تو اس لیے کسی بھی تحریک کے مطلب لیے یہ قربانیاں دینا نہایت ضروری ہے، قربانی تو دینی پڑے گی، خون تو اس کے بہانا بغیر پڑے گا، نہیں، لیکن خون خوف بہانا۔ ہٹانا پڑے گا۔ یہ قربانیاں دے کر ہی ہم اس ظالمانہ نظام سے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، بڑی مہربانی، آپ نے بہت آج وضاحت سے ایک یہ پہلو کیا، اس کو ہم اگلی نشست میں تھوڑا سا آگے چلائیں گے، یہ تنظیم سازی کے اوپر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل و عیال کو، پیاروں کو، سب کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے، جو ہم حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں باہر اندر پاکستان کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو حفظ و امان میں رکھے۔ جو بیچارے شہید ہو گئے ہیں، 30 لوگ ہمارے 9 مئی کے، ہمارا ذل شاہ، ارشد شریف، ننا، عمار، بیچارہ فیصل، ان سب کے درجات بلند کرے، اور جو اس وقت قید ہے بشمول عمران خان اور ان کے ساتھ جو 25-30 ہزار لوگ قید میں، خاص طور پہ ہماری خواتین، اللہ سبحانہ ان کی مشکلیں آسان کرے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، الہی آمین۔ السلام علیکم، خدا حافظ، شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اوکے جی، تھینک یو، السلام علیکم۔